नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ईश निंदा और अभद्र भाषा के बीच में अंतर करने की आवश्यकता है। इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, खास करके राजनीति में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर आया जिसका शीर्षक है द नीड फॉर ए डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है सेक्शन 295A का, जो कि हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर धारा 295A है क्या और इसका इतिहास क्या है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ईश निंदा को लेकर के कोई भी औपचारिक कानून नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 295A यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर दुर्भावना रख करके अपने भाषणों से, अपने लेखन से या फिर संकेतकों से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को या फिर धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, तो यहाँ पर यह जो कार्य है वह दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भले ही हमारे देश में इस निंदा को लेकर के कोई भी कानून नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझ करके अगर वह दो धर्मों के बीच में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है या फिर जानबूझ करके ऐसी बातों का उपयोग कर रहा है, ऐसे लेखन का उपयोग कर रहा है या फिर ऐसे संकेतकों का उपयोग कर रहा है जिससे कि वह किसी दूसरे धर्म के विश्वासों या फिर उसकी जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं उसका अपमान करता है, तो यहाँ पर यह जो कार्य है वह दंडनीय अपराध है। और यहाँ पर दंड के रूप में उस व्यक्ति को जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर हम हेट स्पीच की बात करें तो यहाँ पर खास करके जो धर्म के मामले होते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले जो भाषण होते हैं, उसको लेकर के जो है धारा 295A जो कि आईपीसी की धारा है उसको यहाँ पर हमारे देश में लागू किया गया है। अब यहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि आखिर ये जो धारा 295A है वह कब जो है हमारे देश में लागू किया गया। आपको ध्यान में रखना है कि जो धारा 295A है उसे जो है 1927 में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। आपको ध्यान में रखना है हेट स्पीच के ऊपर जो है हमने एक्सप्लेन सीरीज में क्लास लिया था, आप उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं जहां पर पूरी डिटेल में जो है हेट स्पीच को लेकर के चर्चा किया गया है, मेरे ही द्वारा वो चर्चा किया गया है, आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। अगर हम धारा 295A की बात करें तो इस धारा को जो है 1927 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और यहाँ पर 1927 में कुछ ऐसे व्यंग्य प्रकाशित किए गए थे जिससे कि, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1927 में कुछ ऐसे व्यंग्य प्रकाशित किए गए थे जो कि मुस्लिम समुदाय का जो भावना है उसको आहत करते थे, जिसको लेकर के केस किया गया। लेकिन यहाँ पर उस समय जो लाहौर उच्च न्यायालय था उसने जो है इसके लेखक के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके लेखन से दो समुदायों के बीच में दुश्मनी नहीं हुई है। और इस प्रकार उस समय जो लाहौर उच्च न्यायालय था उसने ये माना कि जो लेखक हैं जिन्होंने यह व्यंग्य प्रकाशित किया है उन पर जो है कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो लेख लिखा गया है वह धारा 153A का उल्लंघन नहीं करता है, जो कि सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब यह मामला सामने आया तो उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये सोचा कि इस तरह के काम हो सकते हैं आगे चल करके भी,
जिससे कि दो समुदायों के बीच में दुश्मनी भड़क सकती है। और इसीलिए यहां पर जो है पूरे देश में यह मांग भी उठी कि धर्मों का अपमान करने वाली जो बातें होती हैं, जो भाषणें होती हैं, उनको रोकने के लिए कोई ना कोई कानून हमें बनाना चाहिए। और इसीलिए उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है आईपीसी में धारा 295 ए को जो है पेश किया, लागू किया। तो यहां पर इसका जो इतिहास है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो धारा 295 ए है उसकी वैधता को आजादी के बाद जो है चुनौती दिया गया था। मामला कौन सा है? रामजी लाल मोदी मामला, जो कि 1957 का मामला है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस की जो बेंच थी उसने जो है इस कानून को वैध ठहराया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि वैसे भाषण, वैसे लेख जो जानबूझ करके इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि दूसरे धर्म की भावना आहत हो, उससे लड़ने में जो है धारा 295 ए महत्वपूर्ण है। देश की एकता को बनाए रखने में जो आईपीसी की धारा 295 ए है वो एक अहम किरदार निभा सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि भले ही हमें अनुच्छेद 19 की तरह बोलने की आजादी है, अपना मत रखने की आजादी है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर यहां पर भी उचित रिस्ट्रिक्शन जो है लगाया गया है। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 का दूसरा भाग वो क्या कहता है कि अगर राज्य को यह लगता है कि आपके भाषणों से, आपकी अभिव्यक्ति से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है तो यहां पर आपकी अभिव्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी तरीके से जो 295 ए है वो भी जो है ऐसे भाषणों को, ऐसे लेखनों को, ऐसी बातों को जो है जो कि किसी दूसरे धर्म को जानबूझ करके अपमानित करने के लिए कहे गए हैं उससे संबंधित है। और यह जो कानून है वह किसी भी वर्ग की जो धार्मिक संवेदनाएं होती हैं उनका अपमान करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने धारा 295 ए की जो वैधता है उसकी पुष्टि की थी। तो इस केस को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि धारा 295 ए कहता क्या है, इसे कब हमारे देश में लागू किया गया और इसकी जो पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर की गई है उसकी भी आपको जानकारी यहां पर रखनी है। लेकिन यहां पर धारा 295 ए को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि जो धारा 295 ए है उसकी जो शब्दावली है वो काफी व्यापक है। अब यहां पर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इसीलिए यहां पर लेखक का यह कहना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म या धार्मिक संवेदनाओं का जानबूझकर अनादर करना अनिवार्य रूप से उकसाने के समान है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कई मौकों पर यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म या धार्मिक शख्सियतों का मजाक उड़ाया जाता है तो यह एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, जिसकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन हर मामले को जो है कानूनी रूप से प्रतिबंधित या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि यहां पर एक ब्रॉड रूप में जो है इसको समझने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से धारा 295 ए का अभी जो है इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है उसका जो एविडेंस है वो यहां पर आंकड़ों में दिखाने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसमें यह कहा गया है कि जो अभद्र भाषा यानी कि हेट स्पीच के जो मामले हैं वह जो है काफी बढ़ चुके हैं। जैसे यहां पर कहा गया है कि 2014 में सिर्फ 323 मामले जो हैं दर्ज कराए गए थे जो कि हेट स्पीच से जुड़े हुए थे। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो यहां पर हेट स्पीच के जो मामले हैं वो बढ़ करके 1804 हो गए हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई छोटी सी बात भी किसी धर्म को लेकर के कह देता है तो उसके ऊपर हेट स्पीच का मामला यहां पर बनाया जा रहा है। यानी कि आजकल जो धारा 295 ए है उसका आमतौर पर जो है उपयोग जो है धार्मिक असहमति के मामले में ज्यादा होने लगा है। अगर कोई व्यंग कर देता है तो उस पर जो यहां पर केस कर दिया जा रहा है। धर्म से जुड़ी हुई किसी भी हास्य सामग्री को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो यहां पर
हेट स्पीच के मामले के तहत उस पर मामला दर्ज कर दिया जा रहा है, जिसके कारण हाल के दिनों में देखने को मिला है कि जो हेट स्पीच के मामले हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहां पर लेखक का यह कहना है कि छोटी छोटी बातों में जिस तरीके से हेट स्पीच और खास करके धारा 295 ए का जो है उपयोग किया जा रहा है वह जो है सही नहीं है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो यहां पर चर्चा किया गया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोजर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है भारत के लिए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर की बात करें तो यह जो कॉरिडोर है वो लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा है, और इस कॉरिडोर को बनाने को लेकर के भारत, रूस और ईरान के बीच में जो है साल 2000 में सहमति जताई गई थी। और यहाँ पर रेल, सड़क और समुद्री परिवहन तीनों का जो है उपयोग होने वाला है। आप इसको फिगर में देख सकते हैं। आप जहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो जो है ट्रेडिशनल रूट है जिसके माध्यम से भारत जो है अपना सामान जो है यूरोप के देशों में भेजता है। अब यहाँ पर जो रेड लाइन है वो दिखा रहा है आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समुद्री मार्ग का भी उपयोग किया गया है, सड़क मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा, रेलवे का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे भारत और रूस के बीच में जो यहाँ पर सीधे व्यापार हो पाएगा, जिससे कि इन तीनों देशों को यानी कि भारत, ईरान और रूस तीनों को जो यहाँ पर फायदा होने वाला है। पूरा का पूरा जो मध्य एशिया है और जो यूरोप है इससे जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। आसानी से जो है अपना यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो सपना जो है देखा गया था सन 2000 में, नाम दिया गया था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, और यहाँ पर इसको लेकर के काफी अच्छा न्यूज आया है। अब इसको ये देखा जा रहा है कि हाँ, क्या इस रास्ते से जो है हम जो माल की ढुलाई है वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर की बात करें तो इसके जो अन्य सदस्य हैं वो हैं तुर्की, ओमान, सीरिया, बेलारूस और यूक्रेन। इसके अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान मध्य एशिया के राष्ट्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और आर्मेनिया और अजरबैजान भी जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यूरेशिया है वह जो है इससे जुड़ा हुआ है, और पूरे के पूरे इन देशों को जो है इससे फायदा होने वाला है। सामान की आवाजाही में जो है काफी खर्च यहां पर कम होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉरिडोर है इन राष्ट्रों के लिए। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भले ही पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जो उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर है इस समझौते के पक्षकार नहीं है, लेकिन वे भी ये चाहते हैं कि वे इस गलियारे के थ्रू अपना बिजनेस करें। आपको ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन है अभी, उसने भी जो है इस परिवहन कॉरिडोर का समर्थन किया है, उसको सुरक्षा देने की बात कही है। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो कॉरिडोर है वह हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ेगा, और फिर रूस होते हुए जो माल है उसे जो है उत्तरी यूरोप तक पहुंचाएगा, जिसे कि आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं। तो इस फिगर को आपको ध्यान में रखना है इस कॉरिडोर को समझने के लिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यह जो कॉरिडोर है वह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि एक बार जब यह कॉरिडोर पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तो यहां पर स्वेज नहर के माध्यम से जो हम अपना व्यापार करते हैं उसकी तुलना में जो माल ढुलाई है उसकी लागत में 30% तक की कमी आ जाएगी, और जो समय लगता है इस यात्रा में उसमें जो है कम से कम 40% तक की कमी आ जाएगी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर यह कॉरिडोर एक बार चालू हो जाता है तो इससे भारत को कितना लाभ होने वाला है। यहां पर भारत के द्वारा जो है इस कॉरिडोर में बहुत ज्यादा निवेश भी किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि ईरान में भारत के द्वारा जो है चाबहार बंदरगाह बनाया जा रहा है। उसी तरीके से भारत जो है वहां पर चाबहार पोर्ट को जो है जोड़ने के लिए
एक रेलवे लाइन का भी निर्माण कर रहा है जो कि 500 किलोमीटर लंबा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि चाबहार और जाहेदान रेलवे लाइन का निर्माण भी जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 500 किलोमीटर लंबा है। तो एक हेवी इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर भारत के द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और इससे भारत को लाभ भी होने वाला है। आपको ध्यान में रखना है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके आसपास जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा, वहां पर जो है भारतीय कंपनियों को जो है अपना उद्योग लगाने में, स्थापित करने में आसानी होगी। उनको ये अवसर मिलेगा कि वह अपना जो उद्योग है उस आर्थिक क्षेत्र में लगा सकें, जिससे कि भारत जो है अपना एक्सपोर्ट मध्य एशिया के देशों को और यूरोप के देशों को बढ़ा सकता है। यानी कि भारत जो है अफगानिस्तान, ईरान के माध्यम से मध्य एशिया और उसके आगे तक पहुंचने में सक्षम है और यहां पर भारत पाकिस्तान को जो है बाईपास करते हुए जो है यह काम कर सकता है। तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो यह जो कॉरिडोर है वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, इसके साथ साथ जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, उनमें जो अधिकांश देश हैं वह लैंड लॉक देश हैं। यानी कि इन देशों में कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है और अगर हम यहां पर इस कॉरिडोर को चालू कर देते हैं तो इस कॉरिडोर के माध्यम से ये सारे के सारे देश जो हैं अपने समय और खर्च को बचाने के लिए जो है इसका उपयोग करेंगे। भारत के साथ इनका जो व्यापार है वो बढ़ेगा, जिससे कि भारत को लाभ होने वाला है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो परियोजना है वह भारत के लिए इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसके थ्रू जो है चीन की जो वन बेल्ट वन रोड योजना है उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और एक तरीके से भारत की जो क्षमता है उसको भी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का काम जो है इस कॉरिडोर के द्वारा हम कर सकते हैं। यह जो कॉरिडोर है वह रूस, ईरान और मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ जो भारत का घनिष्ठ सहयोग है, जो घनिष्ठ संबंध है, उसको आगे ले जाने में और मदद करेगा। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा ईरान में जब चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा था या फिर जो रेलवे लाइन है उसको बनाया जा रहा है तो यहां पर अमेरिका के द्वारा जो है इसका विरोध नहीं किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भले ही हम यह कॉरिडोर बना रहे हैं जिससे हमारा जो व्यापार है वह ईरान के साथ, रूस के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ या फिर पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बढ़ेगा, लेकिन इससे जो आपत्ति है ना तो अमेरिका को है ना ही अन्य यूरोपीय देशों को है। तो यह इस बात का भी उल्लेख करता है किस तरीके से भारत ने अपनी कूटनीति को जो है संभाल करके रखा है। और यहां पर लेखक का यह कहना है कि यह जो कॉरिडोर है वह क्वाड से भी ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है भारत के लिए, जिसको कि भारत को तेजी से कंप्लीट करना है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आखिर जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वह भारत के लिए जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक तौर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी और भू राजनीतिक तौर पर भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर आया जिसका शीर्षक है द टेक्नोलॉजी पावरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और टॉपिक समान अध्ययन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी जो है भारत में काफ़ी चर्चा में है और वो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी, जिसको लेकर के मारुति और अन्य जो कार मेकर हैं उन्होंने जो है अपने अपने वाहन को निकालने का यहाँ पर या फिर प्रदर्शन किया है उनका। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है कि आखिर जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो क्या होते हैं और इनके लाभ और नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की बात करते हैं, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं, तो यह एक ऐसा व्हीकल है जिसमें कि इंजन भी होगा और इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक मोटर भी लगे होंगे। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं इस फिगर में,
यह जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक मॉडल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर भी है, यानी कि जहाँ पर आपका इंटरनल कंबसन होता है, यानी कि यहाँ पर एक जो आम इंजन लगा होता है कारों में वो भी है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर बैटरी का उपयोग किया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग किया गया है, फ्यूल टैंक तो यहाँ पर होगा ही, थर्मल कूलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसमें कि हम बैटरी का उपयोग करते हैं वो भी यहाँ पर होगा, और एक जो नॉर्मल कार होता है जिसमें कि इंजन होता है वो भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है, और दोनों जो हैं वह साथ साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है और जब आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काम करेगा, जिससे कि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो ऐसे व्हीकल होते हैं यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनका जो माइलेज है, जो एफिशिएंसी है वह नॉर्मल कारों से ज़्यादा होगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि आखिर ये जो हाइब्रिड टेक्निक है उसका जो है लाभ क्या है। जैसे मैंने कहा कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनका जो ईंधन क्षमता है यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी है, माइलेज है, वो जो है अच्छा होगा। इस तरीके से उनके पास अधिक शक्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन वाहनों के द्वारा जो उत्सर्जन है उसमें भी यहां पर कमी आएगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि ये जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनके इंजन का आकार और जो कार का वजन है वो भी यहां पर कम होगा, जिससे भी जो माइलेज है यानी कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगा। यहां पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जा रहा है इसीलिए जो वाहन की शक्ति है और जो टॉर्क है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। जो यहाँ पर वाहन का परफॉर्मेंस होगा उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ लाभ हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इनकी हानियों को लेकर के भी चर्चा किया गया है, खास करके जो तकनीक की चुनौतियां हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसे जो वाहन होंगे उनकी कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, और जो भी व्यक्ति कार खरीदना चाहता है खास करके भारत जैसे देशों में, वह जरूर एक बार ये सोचता है कि वे जो हैं इतने महंगे कारों को ले या नहीं ले। तो जो एक हाई रेट है यह जो है इनके पॉपुलैरिटी में जो है काफी जो है बड़ी चुनौती बन करके उभरा है। यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर बैटरी का उपयोग किया जाएगा जिसका दाम जो है काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये जो वाहन होते हैं वो काफी महंगे हो जाते हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रिप्रेजेंटेशन ऑल द वे अप, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 महिलाओं से संबंधित मुद्दे और स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो देश की राष्ट्रपति हैं उनको लेकर के चर्चा किया गया है, और पूरे के पूरे चर्चा में जो है इस बात को बतलाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट था जिससे कि पंचायती राज और जो नगर निगम हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो स्थानीय स्वशासन है उसकी नींव जो है रखी गई, और उसमें महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसने किस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में उसको बढ़ाने का काम किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये हो जाता है। यहाँ पर आपको समझना ये है कि किस तरीके से जो 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन है जिसने कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्माण अनिवार्य किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पंचायती राज है उसमें हमने क्या किया, महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा दी। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 243D है उसमें यह कहा गया है कि जो पंचायती राज की संस्थाएं होंगी उनमें 1/3 सीट यानी कि जो 33% सीट है वह जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यह जो यहां पर बातें कही गई इससे जो है महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में उसको बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने रोल अदा किया। बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, और जो हमारे देश की आधी आबादी है लगभग
उसका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम था, उसको बढ़ाने में भी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो आरक्षण है महिलाओं को पंचायती राज में, नगर निगमों में, उसे जो है 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया है। लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो महिला आरक्षण है पंचायतों में, नगर निगमों में, वह जो है 50% है। तो ये जो डेटा दिया गया है उसको भी आप लोग एक बार जरूर नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर आप इससे भी समझ सकते हैं, अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से आप देखोगे कि लोकसभा में भी जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली लोकसभा थी उसमें जितने भी सीट थी उसमें से सिर्फ 4.4% जो थी वो क्या थी, महिलाओं के पास थी। लेकिन यह जो स्तर है वो लगातार बढ़ता गया है। खास करके आप देखोगे कि 1991 के बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो 99 का हो, 2009 का हो, 2014 को हो, उसमें आप देखोगे कि महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ी है, कम नहीं हुआ है। यानी कि लोकसभा में जो महिलाएं चुन करके आई हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं निम्न स्तर से जो बात शुरू हुई है वह अब हमारे देश के संसद में भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है कि जो चुनाव होते हैं हमारे देश में, खास करके जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुआ है। 2019 का अगर हम कंपेयर करें 2014 से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। 2009 के मुकाबले 2014 में भी वैसे उम्मीदवार जो महिला थी उनकी संख्या में भी क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। जो पंचायती राज में हमने व्यवस्था की महिलाओं के आरक्षण की, उसका सही परिणाम देखने को मिला है। एक तरीके से कह सकते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन जो है पंचायती राज व्यवस्था के कारण महिलाओं की स्थिति में आया है। खास करके उनका जो राजनीतिक पिछड़ापन था उसे दूर करने में इसने मदद किया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य यूरेशिया को एक साथ लाना है, एक प्रशंसनीय पहल है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इसका विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। हर पहलू पर जो है मैंने चर्चा किया है, खास करके भारत के लिए यह कितना फायदेमंद है, इसको लेकर के आपको बातें करनी है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है महिलाओं की राजनीतिक उत्थान में पंचायती राज व्यवस्था का क्या योगदान है, उस पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको यहां पर डेटा के साथ ही बताना होगा कि जो महिलाओं का राजनीतिक उत्थान है वह किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था के कारण हो पाया है। तो जो भी डेटा मैंने आपको यहां पर दिए हैं आप उसका इस्तेमाल करके अपने उत्तर को यहां पर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।